नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ख्यातनाम लेखिका उषा महाजन द्वारा लिखी हुई कहानी, जिसका शीर्षक है बचपन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वे भूली कहाँ थी कुछ भी। रह रह कर वही दृश्य तो उनके मन को कुरेदते रहते और वे अपने आप से ही आंखें चुराने की कोशिश में लग जाती हैं। पहला ही दिन था उसका उनके यहाँ। उन्होंने बच्ची को चाय पत्ती के डब्बे के साथ मुफ्त मिली साबुन की टिकिया थमाते हुए कहा था, बहुत महंगा साबुन है, अच्छी तरह मलमल कर नहाना, समझी? और सुन, जो नया फ्रॉक तुझे पिंकी की मम्मी ने दिया है ना, वही पहनना। पुराना वाला अपनी काकी को दे देना। जब वो तुझसे मिलने आए, वो अपनी लड़की को पहना लेगी उसे। तेरे लिए तो पिंकी की मम्मी ने और भी बहुत से कपड़े ले रखे हैं। नसीहतें देते वे मुड़ी ही थी कि मन में कहीं कौंधा। लड़की ने ये क्या घिसे हुए सस्ते से प्लास्टिक के गुलाबी क्लिप बालों में लगा रखे हैं, कितने भद्दे लग रहे हैं, घटिया से। सुन, बच्ची ठिठक गई। एक बाह पर नए कपड़ों का भार ला दे और दूसरे हाथ में साबुन की नई टिकिया थामे उसने सहम कर उनकी ओर दृष्टि उठाई। वे उसके हुलिये का एक टक मुआयना करते हुए बोली, देख, ये क्लिप उतार दे बालों से, इन्हें भी दे दीजो काकी को, उसकी बेटी के लिए। तुझे पिंकी की मम्मी अच्छे वाले ला देगी, इससे बहुत अच्छे, जैसा तेरा फ्रॉक है ना, उसी रंग के। और सुन, पिंकी की मम्मी को आंटी जी बोला कर, समझी? और मुझे दादी जी, जैसे पिंकी कहती है। उन्होंने बच्ची को उत्साह में भरकर देखा था। नए फ्रॉक के बाद साबुन की नई टिकिया, दूसरे नए कपड़े और बालों के लिए नए बढ़िया क्लिपों के मिलने का सुनकर लड़की की क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन बच्ची के निर्विकार निरपेक्ष चेहरे पर भी वे कुछ भी मनचाहा नहीं पड़ पाई थी और मन ही मन कुड़ गई थी। ये गरीब लोग भी कितने घुन्ने हो गए हैं आजकल। अभी जरा सी है और चालाकी का आलम यह है कि भनक भी नहीं लगने दे रही कि इतना सब जो मिल रहा है उसे यहाँ। उसकी कब सोची थी उसने या उसके काके ने? खासी पगार के अलावा बढ़िया खाना पीना जैसा वे खुद खाते हैं, साबुन तेल कपड़ा कंघा आईना, सब कुछ तो। अपना अलग बाथरूम, छोटा सा ही सही, अलग कमरा, ऐश है उसकी तो। कहाँ उन झुग्गियों में काकी के ढेरों बच्चों के साथ कोने में दुबक कर सोना, न रोज नहाने धोने को मिलना, न भरपेट खाना नसीब होना। यहाँ तो सब कुछ है। देखा था उन्होंने कि झाड़ पोछ की आड़ में कैसे वह पिंकी के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारती रहती थी। उनके बेटा बहू चाहते थे कि घर के सदस्य की तरह ही दिखे वह। अड़ोसियों पड़ोसियों को कहने सोचने का मौका न मिले कि बच्चे को काम पर लगा रखा है। समझते रहे कि किसी गरीब लड़की की परवरिश कर रहे हैं अपने यहाँ रख कर, अपने ही बच्चे की तरह। शनिवार इतवार को बगल वाले ब्लॉक के शॉपिंग सेंटर के सामने जो एक्सपर्ट सरप्लस का हाट लगता है, बहू वहां से उसके लिए कुछ जोड़े अच्छे कपड़े भी खरीद लाई थी, सस्ते में। साफ सुथरी रहेगी, ढंग के कपड़े पहनेगी तो घर में हर वक्त इसकी उपस्थिति खलेगी भी नहीं और बच्ची काम भी करेगी खुशी खुशी। बच्ची, वे अपने आप में ही सकपकाई थी। बच्ची ही तो थी वह। रखवाते वक्त उसकी काकी ने पैसे बढ़वाने के चक्कर में भले ही बताया था कि 13-14 साल की थी, पर वे खूब समझ सकती थी कि लड़की की उम्र 10-11 से ऊपर नहीं थी। मजबूरी थी उनकी भी, सो रख लिया। दिल्ली से लगे इस उपनगर में गगनचुंबी इमारतें तो बनती जा रही थी एक के बाद एक, और खुले वातावरण तथा सस्ते के आकर्षण में लोग बसते भी जा रहे थे यहाँ। लेकिन बिजली पानी की मूलभूत जरूरतों के अलावा घरेलू काम वालियों की भी तो खासी किल्लत थी। दूर दूर तक छिटके छितरे बहुमंजिली इमारतों के झुंड, लेकिन परिवहन व्यवस्था एकदम अव्यवस्थित, असंतुलित। बसों की आवाजाही दिल्ली की तरह थोड़ी ही न थी कि दूर दूर से काम करने आ जाती महरिया। न ही यहाँ दिल्ली की तरह पॉश कॉलोनियों के साथ लगते हुए गांव ही थे, जैसे वसंत विहार के साथ बसंत गांव, मुनीरका के साथ मुनीरका गांव, सिरी फोर्ट के साथ शाहपुर जाट या साकेत के साथ खिड़की गांव। दिल्ली की तरह यहाँ अभी मलिन बस्तियों के जमघट भी नहीं जमे थे कि पैसे वालों और जीविका के लिए उनके यहाँ काम करने वाले निर्धनों की
परस्पर निर्भरता का लाभ यहाँ के बाशिंदों को मिल पाता। यहाँ तो रियल एस्टेट के मालिकों ने चप्पा चप्पा जमीन कब्जा कर रखी थी, भविष्य में अपनी रियासतें विकसित करने के लिए। बहरहाल इस हैप्पी हेवन सोसाइटी में काम करने आने वाले कुछ गिनी चुनी काम वालियों के नखरों से तो वे नहीं निभा सकती थी। हर काम के 400-400 रुपए, यानी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ों के कुल मिलाकर 1200 रुपए। जिस पर हर दूसरे दिन नागा हो जाता है सो अलग। और जो एक काम भी ऊपर से कहो तो मजाले की कर दे खुशी खुशी। कहेंगी, आंटी जी और भी 4 घरों में काम करना है, मेरे पास टाइम कहाँ है। इधर आजकल एक नया ट्रेंड निकला है मरियो काम वालियों में, बीबी जी के बदले आंटी जी या दीदी कहने का। उम्र के हिसाब से या व्यक्तिगत रख रखाव के हिसाब से। अर्थात अगर बाल वाल रंगे हुए रहते हो, सलवार सूट या जीन्स पहनती हो, तो बुढ़ापे में भी दीदी कहला सकती हैं। लेकिन अगर जो देह थुलथुल हुई, केश राशि नैसर्गिक, श्वेत धवल, तो वे भी बेचारी क्या कहे आंटी जी के सिवा। तो ऐसे पार्ट टाइम काम वालियों से भला काम चल सकता था उनका, वह भी तब जबकि सारे घर के कामों का दायित्व अकेले उन्हीं के कंधों पर था। बेटा बहू तो सवेरे ही अपने अपने दफ्तरों को निकल जाते थे। यद्यपि वे फुल टाइम अर्थात घर पर ही रहने वाले नौकर या नौकरानी को रखने के लिए बाध्य थीं, लेकिन जवान लड़का या लड़की वे हरगिज नहीं रखना चाह रही थी। लड़का रखती तो हर वक्त डर कि पता नहीं कब टेंटुआ दबा दे या चोरी करवा दे। जवान लड़की की अलहदा परेशानियां आस पड़ोस के नौकरों चाकरों की से आंख मटक के करेगी, और कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फंसेगा घर का मालिक ही। जवान लड़की रखकर तो उनकी बहू भी राजी नहीं थी। कहाँ तक करेगी अपने पति की निगरानी। सो दिल्ली के किसी रिश्तेदार के यहाँ काम करने वाली महरी को कहकर इस बच्ची यानी मीनू को मंगवाया था अपने यहाँ काम करने के लिए। बस्ती के स्मशान घाट के पास से बहते नाले के किनारे बनी झुग्गियों में रहती थी मीनू, अपने काका काकी के 4 बच्चों के साथ। उन सब बच्चों में वही बड़ी थी। घर पर रहती थी तो बच्चों की देखभाल करती थी, और जब काकी काम पर निकलती तो वह भी साथ जाकर उसका हाथ बटाती। काकी झाड़ू देती तो ये पोछा लगा देती, काकी कपड़े खींचती तो ये बर्तन मल देती। पता नहीं कैसे कराते होंगे झुग्गियों से सीधे आने वाली कामवालियों से काम। उन्होंने तो नहाने वहाने और साफ सुथरा रहने की आदत डाल एकदम ही बदल डाला था लड़की को। लेकिन उसके चेहरे की चिरंतन उदासी, उसका वह टुकुर टुकुर ताकना, क्या करती वे उसका। जितना भी उससे बात करने की कोशिश करती करती लड़की उतनी ही अपने आप में सिमटती जाती। मुंह में जैसे जबान ही नहीं, जो काम कह दो चुपचाप कर दिया, न हाँ न ना। चेहरा ऐसा सपाट जैसे साफ की गई स्लेट। मुस्कान कुछ तिरछी थी उसके चेहरे पर तो बस पिंकी को देखकर, जब वह स्कूल से लौटती। और पिंकी भी तो मीनू दीदी करती उसके आसपास ही बनी रहती, चाहे वह बर्तन मांज रही हो या पोछा लगा रही हो। बहू ने ही सिखाया था पिंकी को उसे मीनू दीदी कहकर पुकारने के लिए। कितनी तो छोटी थी पिंकी उससे, अभी 6 की ही तो हुई थी पिछले महीने। और वैसी ही भोली उसकी बातें। मीनू दीदी, आप मेरे वाले स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती? आप वहाँ पटरे पर क्यों बैठती हो? नीचे आओ ना, यहाँ मेरे साथ सोफे पर बैठो ना। देखो यहाँ बैठकर देखो टीवी। उनको तो काटो तो खून नहीं, सब पकाकर वे दौड़ी थी उसके पास। मीनू को किसी काम से रसोई में भेजकर वे पिंकी को खींचकर अपने कमरे में ले गई थी। अरे बुद्धू, वो हमारी मेड है, काम करने वाली, वो तेरे साथ सोफे पर कैसे बैठेगी? उसके माँ बाप बहुत गरीब है, गांव में रहते हैं, इसे खिला पिला भी तो नहीं सकते। इसीलिए तो इसको काकी के पास भेज दिया था दिल्ली में कि काम करके उनको पैसे भेजे। फिर वे अपने आप पर ही शर्मिंदा सी हो गई थी कि वे भी क्या समझा रही हैं अपने 6 साल की नासमझ पोती को। खुद अपने आप को भी भला कहाँ समझा पाई थी वे। हर बार जब मीनू अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तनों पर विम घिसकर नल तक पहुंचने के लिए पटरे पर चढ़कर उचक कर पानी बहाती थी, तब आत्मग्लानि की एक अंतर्धारा उनके सीने में भी बहने लगती थी। और तब कुर्सी पर बैठी वे उनमें गुंथी अपनी सलाइयाँ नहीं चला पाती थी। उन्हें वहीं कुर्सी पर छोड़कर वे धीरे धीरे चलती हुई उसके पास पहुंच जाती।
मीनू के धोए हुए बर्तनों को सूखे कपड़ों से पोंछती, वे जल्दी जल्दी उन्हें उनकी जगह पर लगाने लगती कि किसी तरह उसका काम जल्दी खत्म हो और वो अपनी चटाई पर जाकर आराम करने को लेटे, ताकि वे भी थोड़ी चैन की सांस ले सके। तब से तो वे और भी बेचैन रहने लगी थी। जब से दिल्ली में पढ़ रही उनकी भतीजी गरिमा आई थी उनसे मिलने, आते ही उसने सबसे पहले यही तो नोट किया था। ओह गॉड बुआ, ये क्या कर रही है आप? चाइल्ड लेबर? इस बच्ची के पढ़ने के दिन है और आपने यहाँ इसे काम पर लगा रखा है। उन्होंने अपनी दलीलें दी थी। यह अपनी काकी के साथ दिल्ली में कई के घरों में काम करने जाती थी। वहाँ कौन सा पढ़ने जा रही थी? यहाँ तो एक ही घर का काम करना पड़ता है। फिर हम इसे इतनी अच्छी तरह भी तो रख रहे हैं। सवाल ये नहीं है बुआ, सवाल है बच्चों के अधिकारों का, बच्चों के शिक्षा पाने के अधिकार का। आप इसकी काकी को काम पर रख लेती और इसे पढ़ने भेज देती। आजकल तो वेल टू डू लोग अपने नौकरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्पॉन्सर करते हैं। गरिमा की इन बातों का वे क्या जवाब देती? किस आदर्शवाद, किस यूटोपिया की बातें कर रही है ये लड़की? घर गृहस्थी से पाला पड़ेगा तब पूछेंगी वे उससे सिद्धांत और व्यवहार का फर्क। वे कोई अनपढ़ गवार थोड़ी ना है कि उन्हें ये सब पता नहीं है जो गरिमा कह रही है। और इतने बड़े ओहदे पर कार्यरत उनकी बहू भी क्या गरिमा से कम पढ़ी लिखी है? लेकिन मीनू का ही अगर वे सोचने लगती दोनों, तो उनका अपना क्या होता? कौन निपटाता घर भर का इतना काम इतने सहज तरीके से? और फिर उन्होंने क्या ठेका ले रखा है दुनिया भर को साक्षर बनाने का, पढ़ाने का? अपने ही घर के प्राणियों की सही देखभाल हो जाए यही बहुत है। आज के युग में अपने ही एक दो बच्चों को पालने पढ़ाने में लोगों की चूल्हे हिल जाती हैं। जब ही तो बरसी थी बहू उस दिन पिंकी मीनू पर और साथ ही उन पर भी, जब साल के आखिर में बची हुई कैजुअल लीव लेकर कुछ दिन घर बैठी थी। दोपहर को पिंकी के कमरे में अचानक ही गई तो देखती क्या है कि पिंकी अपना बस्ता बिखेरे एक एक कॉपी किताब मीनू को दिखा रही थी। देखो, ये इंग्लिश की वर्कबुक है, ये कर्सिव राइटिंग की कॉपी है, और ये मैथ्स की बुक है, और देखो मेरी ड्राइंग बुक, ये मेरी स्क्रैप बुक। बड़ा मज़ा आता है स्कूल में, और टिफिन टाइम में झूलों पर तो बड़ा ही मज़ा। अच्छा, बड़ा मज़ा आता है स्कूल में, और घर पर पढ़ाई में ज़रा भी मज़ा नहीं आता? सारा दिन खेलती रहती है इस मीनू की बच्ची के साथ। बहू ने पिंकी का कान उमेटते हुए उसे अचानक ही चौंका दिया था। मीनू कांप कर जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी। पिंकी रुआसी सी होकर अपनी कॉपियाँ किताबें स्कूल के बैग में भरने लगी थी। तू क्या कर रही है खड़ी खड़ी यहाँ? बहू ने फटकार लगाई। जा, काम कर अपना जाकर, बिगाड़ रही है लड़की को। खबरदार जो फिर पिंकी के कमरे में आकर डिस्टर्ब किया इसको। सुनकर मीनू कमरे से निकलकर सरपट भागी थी। वे जानती थी मीनू देर तक अपने कमरे में पड़ी सिसकती रही थी। कई दिनों तक यूं ही उदास उदास सा चेहरा लिए वह काम करती रही थी। लेकिन बहू के दफ्तर जाते ही पिंकी और मीनू दोनों ही सारी बातें भूल गई थी। बहू की घुड़क और बहू का डांटना। पिंकी के कमरे से आती दोनों की हंसने खिलखिलाने की आवाजें सुन सकती थी वे। ना जाने क्या क्या बातें करती होंगी दोनों। आखिर बच्चियां ही तो थी दोनों। पिंकी शायद उसे बर्थडे में मिले गिफ्ट दिखा रही होगी और बता रही होगी कि किसने किसने क्या क्या दिया था, या फिर जन्म से लेकर अब तक के अपने फोटोग्राफ्स के एल्बम दिखा रही होगी उसको। बहू चाहे जो कहे, वे नहीं रोक पाती थी बच्चों को खेलने बतियाने से। आखिर एक घर की छत के नीचे कैसे दूर रखा जा सकता था दो बच्चों को? बहरहाल, उस दिन को वो भूल नहीं सकती थी क्या वे? महीना पूरा होते होते ही मीनू की काकी उसकी पगार लेने आ पहुंची थी। वो तो पैसे लेने ही आई थी, लेकिन मीनू ने उसे देखकर जो रोना शुरू किया कि वे हैरान ही हो गई। काकी ने तो यही समझा होगा कि पता नहीं कितनी बुरी तरह रखा जा रहा है उसे यहाँ पर। तब उन्होंने ही उसकी काकी से कहा था कि एक आध दिन के लिए ले जाए उसे अपने साथ। घर हो आएगी, चचेरे भाई बहनों से मिलाएगी, तो उसका भी मन हल्का हो जाएगा कुछ। सुनकर मीनू की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। दौड़ते भागते हुए उसने अपने जाने की तैयारी कर ली। साथ ले जाने के लिए प्लास्टिक के बैग में अपने कपड़े भी भर लिए। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ पिंकी के स्कूल से लौटने का। उसकी काकी को वापस लौटने की जल्दी थी, पर मीनू पिंकी से मिलकर ही जाना चाहती थी।
पिंकी आई तो उसके साथ मीनू सीधे उसके कमरे में ही दौड़ी। दोनों में पता नहीं क्या क्या बातें हुई। पता नहीं क्या कहा था मीनू ने उसे अपने जाने को लेकर, कि उसके जाने के बाद पिंकी ने चुप्पी ही साध ली। कितना पूछा था उन्होंने कि आखिर क्या कहकर गई थी मीनू उससे, जो घर भर से कुट्टी कर ली उसने। पर पिंकी को नहीं बताना था, सो नहीं बताया। मीनू को गए 2 दिन बीत गए, फिर तीसरा दिन, और फिर पूरा हफ्ता ही। आखिर कितने दिनों तक बैठी रहेगी यूं अपने काकी के घर पर। उन्हें तो फिक्र लगने लगी थी, कहीं उसकी काकी ने ज्यादा पैसों पर उसे किसी और के घर तो नहीं रखवा दिया। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। फिर ये ख्याल भी आया मन में कि कहीं बीमार बीमार तो नहीं पड़ गई। पता तो करना चाहिए। बहू से कहकर उसकी रिश्तेदार क्या फोन करवाया कि पूछवाए मीनू की काकी से कि अभी तक वह उसे वापस छोड़ने क्यों नहीं आई। बहू ने फोन उन्हें ही पकड़ा दिया, और जो सुना उन्होंने उस तरफ से, तो वे स्तब्ध ही रह गई। बहू की रिश्तेदार बता रही थी, मीनू की काकी तो आप लोगों से बहुत नाराज है। कह रही थी कि एकदम बिगाड़ कर रख दिया था आप लोगों ने लड़की को। छोटे मुंह बड़े बातें करने लगी कि काकी, हाथ धोकर खाना बनाओ, सब्जियों को धोकर काटो, गंदे कपड़े 2 दिन तक नहीं पहनेगी वह, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी जिद तो ये करने लगी थी वह, कि वो स्कूल में पढ़ने जाएगी और आपके यहाँ काम पर वापस नहीं लौटेगी। आपकी पोती की तरह वह भी स्कूल में पढ़ेगी। अब काकी बेचारी क्या करती उसका। उसने उसे यहाँ काम करने के लिए रखा था, न कि पढ़ाने के लिए। सो भेज दिया वापस वहीं गांव में उसके माँ बाप के पास। वहीं पढ़ाते रहे उसे वहां। हे भगवान, उन्होंने अपना माथा पीटा। अब फिर से नए नौकर की तलाश। न जाने तभी क्या क्या कौंधा उनके मन में। अरे मैंने तो जाते वक्त तो उसका बैग भी नहीं देखा था। उसने वापस न लौटने की सोची थी, तो कहीं घर की कोई कीमती चीज न ले लवा गई हो अपने साथ। ओह, उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। घर का सारा कीमती सामान तो खुला ही पड़ा रहता था उसके सामने। घड़ियां, चूड़ियां, अंगूठियां, सभी तो दराजों में डाले रखती थी पिंकी की मम्मी। और पिंकी के कमरे में तो घुसी रहती थी मीनू। बहू के कमरे की चीजें तो बहू ही जाने। वे पिंकी के कमरे की तरफ दौड़ी। एक एक दराज खोलकर उलट पुलट कर जांचने लगी। कपड़े, खिलौने, पेन, पेंसिलें, सभी गिनने की कोशिश करती रही। पिंकी की किताबों के शेल्फ, उस पर सजी नाचने वाली गुड़िया, क्रिस्टल का कीमती सजावटी सामान, चिड़िया वाली घड़ी, सभी तो सलामत थे अपनी जगह। अरे, वे ठिठकी, पिंकी, तेरा फोटो वाला फ्रेम कहाँ है? यही तो पड़ा था। पिंकी चुप, जैसे सुना ही ना हो। उन्होंने इधर उधर काफी ढूंढा। शायद झाड़ पोंछ करते वक्त मीनू ने कहीं और रख दिया हो, या फिर टूट ही न गया हो गिरकर उससे, और डर से उन्हें बताया ना हो। उन्होंने पिंकी को हल्के से झकझोरा। पिंकी, बेटा बता देना, वो फोटो कहाँ है जो यहाँ शेल्फ पर पड़ी रहती थी। उन्होंने देखा पिंकी की आंखों में एक संशय सा। बताए या नहीं, कहीं डांट ही ना पड़े। इस बार उन्होंने जरा प्यार से, लाड से पूछा, क्या हुआ तेरी उस फोटो के फ्रेम का? क्या मीनू से गिरकर टूट गया था? नहीं दादी जी, पिंकी उनसे लिपट गई। फिर बोली, वो तो मैंने उस दिन मीनू को गिफ्ट कर दिया था, जिस दिन वो जा रही थी। हैरान सी वे उसे डपटने लगी। क्यों? क्यों भला? किस लिए? पिंकी सुनकर रुआंसी हो आई। तो क्या हुआ दादी जी? देखो ना। उसने झटके से अपना स्टडी टेबल का दराज खोला। देखो ना दादी जी, उसने भी तो बदले में मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। उनकी विस्मित, विस्फारित आंखों के सामने पिंकी की खुली हथेली पर वही दो घटिया से घिसे पिटे प्लास्टिक के गुलाबी हेयर क्लिप चमक रहे थे, जिन्हें उन्होंने पहले ही दिन मीनू के बालों से उतरवाया था। बचपन। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बचपन। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बड़ी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।